बिल्कुल। नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है एक बहुत ही मशहूर किताब, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम। हमारे पास जो रिव्यूज और नोट्स हैं वो बताते हैं कि ये किताब किसी के लिए तो गेम चेंजर है, तो किसी के लिए बस एक 600 पन्नों की मोटी सी किताब। तो चलिए आज इसी की एक गहरी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। बिल्कुल। और ये किताब दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है। रॉबिन्स का दावा है कि उन्होंने वॉरेन बफेट, रे डालियो जैसे दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल दिमागों से बात करके उनके रहस्य आम लोगों के लिए निकाले हैं। हमारा काम ये देखना है कि इन स्रोतों के हिसाब से क्या वो वाकई इसमें सफल हुए। सही बात है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इतने सारे पन्नों का सार क्या है? अगर किसी को सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी और पहली बात है एक मानसिकता का बदलाव। रॉबिन्स कहते हैं कि आपको जिंदगी भर सिर्फ एक उपभोक्ता एक कंज्यूमर बने रहने की बजाय एक मालिक या निवेशक बनने का फैसला करना होगा। निवेशक, इन्वेस्टर। हाँ, इन्वेस्टर। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये किताब का सबसे जरूरी कदम है। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए काम पर लगाने के लिए अलग रखेंगे। मतलब अपने भविष्य को आज की इच्छाओं से ज्यादा प्राथमिकता देना। एग्जैक्टली, बस यही। ठीक है, तो पहला कदम है एक पक्का इरादा। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन टोनी रॉबिन्स के अंदाज में शायद ज्यादा असरदार लगती है। पर सिर्फ फैसला करने से तो कुछ नहीं होगा। किताब इसे 7 कदमों में बांटती है। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है खेल के नियम सीखो। खेल के नियम। हाँ, रॉबिन्स का मानना है कि ये जो फाइनेंशियल दुनिया है ना, इसे जानबूझकर इतना जटिल बनाया गया है ताकि आम लोग इससे दूर रहें। बिल्कुल। और कंपनियां उनसे मोटी फीस वसूल सकें, जैसे म्यूचुअल फंड में जो छिपी हुई फीस होती है। आपको लगता है कि आप शायद 1% दे रहे हैं, पर असल में वो 3% तक हो सकती है, बाप रे। जो लंबे समय में आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है। तो दूसरा कदम है खुद को इन चालबाजियों से बचाने के लिए होशियार बनना। ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब मैदान में उतरने से पहले खेल के नियम तो पता होने चाहिए। अच्छा, तो अब मैंने निवेशक बनने का फैसला कर लिया, नियम भी समझ लिए, लेकिन ये वित्तीय स्वतंत्रता जैसा शब्द सुनने में बहुत बड़ा और डरावना लगता है, जैसे कोई बहुत ऊंचा पहाड़ हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए? क्या तीसरा कदम इसी उलझन को सुलझाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तीसरा कदम इसी बारे में है, खेल को जीतने लायक बनाओ। रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य ही साफ नहीं है तो आप उस तक पहुंचेंगे कैसे? यहाँ वो 3 स्तरों की बात करते हैं। पहला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब आपके घर का किराया, खाने पीने और बिल भरने जितने पैसे हर महीने आते रहें, चाहे आप काम करें या ना करें। दूसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहां आप अपनी मौजूदा जीवन शैली को बिना काम किए बनाए रख सकते हैं। अच्छा। और तीसरा, सपनों वाली जिंदगी, मतलब एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये कदम आपको कैलकुलेट करने पर मजबूर करता है कि इन स्तरों तक पहुंचने के लिए आपको असल में कितने पैसों की जरूरत है। एक बार वो नंबर सामने आ जाए ना, तो वो पहाड़ एक नापने लायक दूरी बन जाता है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक मंजिल है और हमें पता है कि वहां तक पहुंचने के लिए कितना पैसा चाहिए। लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? मतलब असल में निवेश कहां करना है? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग यहीं आके उलझ जाते हैं। सोना खरीदें, प्रॉपर्टी लें या शेयर बाजार में लगा दें। हाँ, और यहीं पर किताब का चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कदम आता है, एसेट एलोकेशन। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन रॉबिन्स कहते हैं कि 90% से ज्यादा रिटर्न इसी पर निर्भर करता है। एक मिनट, ये बात समझ नहीं आई। मतलब कौन सा स्टॉक खरीदा, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि पैसा कहां कहां बांटा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आप एक घुड़दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादातर लोग अपना सारा पैसा किसी एक चैंपियन घोड़े पर लगा देते हैं। अगर वो घोड़ा जीत गया तो ठीक, वरना सब गया। सही बात है। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आप अपनी रेस में कई अलग अलग तरह के घोड़े दौड़ाते हैं। कुछ तेज भागने वाले जैसे स्टॉक्स, कुछ लंबी दूरी के लिए भरोसेमंद जैसे बॉन्ड्स, कुछ बिल्कुल अलग मैदान के खिलाड़ी जैसे रियल एस्टेट, सोना, ताकि कोई एक थक भी जाए तो आप रेस से बाहर न हो। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। इसने पूरी बात साफ कर दी। ठीक है, तो हमने पैसा सही जगह बांट भी दिया, लेकिन एक डर हमेशा रहता है, खासकर रिटायरमेंट के पास, कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। क्या किताब इस डर का भी कोई इलाज बताती है? हाँ, पांचवा कदम इसी डर को दूर करने के लिए है
एक आजीवन आय योजना बनाएं। इसका मकसद एक ऐसी पैसों की मशीन बनाना है जो कभी बंद ना हो, जो आपके लिए लगातार पैसा बनाती रहे, तब भी जब आप काम नहीं कर रहे हो। और ये कैसे होगा? यहाँ पर एन्यूटीज जैसे विकल्पों पर चर्चा है। ये एक तरह से आपकी रिटायरमेंट की सैलरी जैसा है। आप एक मुश्त पैसा लगाते हैं और बीमा कंपनी आपको जीवन भर एक तय रकम देती रहती है। अच्छा, तो ये एक तरह की गारंटी है। हाँ, ये गारंटी देता है कि आपकी आय का स्रोत कभी सूखेगा नहीं। छठा कदम सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। 0.001% की तरह निवेश करें। लेकिन क्या ये एक आम निवेशक के लिए हकीकत में संभव है? हमारे पास तो नए रेडियो जैसी टीम है, नहीं वैसी पहुंच। क्या किताब इस पर कोई व्यवहारिक रास्ता सुझाती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और किताब का जवाब है हाँ, ये संभव है। यहाँ रॉबिन्स का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अरबों डॉलर होने चाहिए। उनका मतलब है कि आप उन अरबपतियों की सोच और रणनीति को अपना सकते हैं। सोच और रणनीति। हाँ, उन्होंने रे डालियो के मशहूर ऑल वेदर पोर्टफोलियो का एक सरल संस्करण पेश किया है। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसे बाजार के हर मौसम, तेजी, मंदी, बढ़ती महंगाई, इन सब का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि पोर्टफोलियो हर हाल में सुरक्षित रहे। बिल्कुल। ये आम निवेशक को एक ऐसी रणनीति देता है जो संतुलित है और बड़े नुकसान से बचाती है। तो ये पहुंच के बारे में कम और रणनीति के बारे में ज्यादा है। समझ गया। तो ये उनकी रेसिपी चुराने जैसा है, ना कि उनकी पूरी रसोई खरीदने जैसा। और आखिर में 7वां कदम, मुझे लगता है अब तक सारी तैयारी हो चुकी है। 7वां कदम सबसे सरल और शायद सबसे मुश्किल है। बस इसे करो, इसका आनंद लो और इसे साझा करो। ये तो फिलॉसफी जैसा लग रहा है भी। ये एक मोटिवेशनल कॉल है। रॉबिन्स कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान भी बेकार है अगर आप उस पर अमल न करें। तो पहला हिस्सा है शुरुआत करो, दूसरा हिस्सा है अपनी मेहनत के फल का आनंद लो। मतलब सिर्फ पैसे जोड़ते मत रहो। नहीं, उसे अनुभव और खुशियां खरीदने के लिए भी इस्तेमाल करो। और तीसरा, जो रॉबिन्स के दर्शन का एक बड़ा हिस्सा है, वो है साझा करना। उनका मानना है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप ज्यादा अमीर महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये 7 कदमों का पूरा ढांचा है। अब अगर हम अपने स्रोतों के आधार पर इसका विश्लेषण करें तो इस किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या है? लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये फाइनेंस की डिक्शनरी को एक कहानी की किताब बना देती है। जैसे म्यूचुअल फंड सुनने में भारी लगता है, पर रॉबिन्स इसे ऐसे समझाते हैं जैसे ये एक शॉपिंग बास्केट है जिसमें आपके लिए किसी और ने पहले से ही सबसे अच्छी चीजें चुनकर रख दी हैं। हाँ, ये तो है। वो जटिल विचारों को लेता है और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से जोड़ देता है, जिससे डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और इसका लहजा बहुत प्रेरक है ना? ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है, बल्कि ये भी पूछता है कि आप उस सीढ़ी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। वो क्यों खोजने पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल, वो आपको सिर्फ एक निवेशक नहीं बनाता, वो आपको एक मिशन पर भेजता है। और जाहिर है, जब रे डालियो, जॉन बोगल और वॉरेन बफेट जैसे लोगों के इंटरव्यू से बातें निकल कर आती हैं, तो किताब को एक ऐसी विश्वसनीयता मिलती है जो ज्यादातर पर्सनल फाइनेंस किताबों में नहीं होती। ये तो है, ये उन लोगों की आवाज को आम पाठक तक पहुंचाती है। लेकिन कोई भी किताब निखुत नहीं होती, और हमारे स्रोतों ने इसकी कुछ कमियां भी बताई हैं। सबसे पहली शिकायत तो इसके आकार को लेकर है। 600 से ज्यादा पन्ने। हाँ, ये तो है। कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा और दोहराव वाला लग सकता है। ये एक बहुत बड़ी और जायज आलोचना है। रॉबिन्स अपनी कहानियों, साक्षात्कारों और दार्शनिक विचारों में कई बार थोड़ा बहक जाते हैं। जो बात 50 पन्नों में कही जा सकती थी, उसे वो 150 पन्नों तक खींचते हैं, जिससे पाठक का ध्यान मुख्य वित्तीय सलाह से भटक सकता है। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात, क्योंकि ये किताब शुरुआती लोगों के लिए है, तो क्या जो लोग पहले से थोड़ा बहुत निवेश के बारे में जानते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सरल नहीं है? हाँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ही फाइनेंशियल मॉडलिंग में पीएचडी कर चुके हैं। एक अनुभवी निवेशक को इसके कई अध्याय बहुत ही बुनियादी लग सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये किताब उनके लिए लिखी ही नहीं गई है। इसका लक्ष्य वो व्यक्ति है जो वित्तीय योजना के नाम से ही घबराता है और जिसने अभी तक शुरुआत नहीं की है। तो कुल मिलाकर हमारे स्रोतों के हिसाब से आखिरी फैसला क्या है? ये किताब किसके लिए है और किसके लिए नहीं? स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि मनी मास्टर द गेम उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है जो वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करना चाहते हैं। ये जल्दी अमीर बनो जैसी योजनाओं को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि अनुशासित, दीर्घकालिक और सिद्ध रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है
जो निवेश की दुनिया में बिल्कुल नए हैं या जो अभिभूत महसूस करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करने वाली किताब है जो वित्तीय दुनिया के जंगल में खोया हुआ महसूस करते हैं। सही कहा, ये उन्हें एक स्पष्ट नक्शा और प्रेरणा दोनों देती है। संक्षेप में कहें तो टोनी रॉबिन्स की किताब सिर्फ निवेश करने की तकनीकों के बारे में नहीं है। ये पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलना, डर पर काबू पाना और एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जो ना केवल वित्तीय रूप से सुरक्षित हो बल्कि संतुष्टिदायक भी हो। हाँ, संतुष्टिदायक भी हो। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। किताब का आखिरी कदम सिर्फ पैसे का आनंद लेने के बारे में नहीं, बल्कि उसे साझा करने के बारे में भी है। ये एक गहरा सवाल उठाता है, वित्तीय स्वतंत्रता का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा है, या इसका कोई बड़ा सामाजिक उद्देश्य भी है? जब आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा हो, तो उस अतिरिक्त का सबसे अच्छा उपयोग क्या है?